आज आपसे चार छोटे छोटे सवाल हैं। पहला सवाल, अगर पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही पेड़ हो तो क्या जंगल पनप पाएंगे? दूसरा सवाल, अगर पूरी पृथ्वी पर सिर्फ एक ही मनुष्य हो तो क्या समाज बन पाएंगे? तीसरा सवाल, अगर एक ही पक्षी हो तो क्या अगली पीढ़ी आ पाएगी? और चौथा सवाल, अगर एक ही विचार हो लेकिन वह किसी दूसरे तक ना पहुंच सके तो क्या ज्ञान जन्म लेगा? जरा सोचिए, जीवन केवल अस्तित्व से नहीं चलता, जीवन संबंधों से चलता है। और संबंध तभी बनते हैं जब दो के बीच में कुछ चलना प्रारंभ करे। यहीं से पूरी बात बदल जाती है और यहीं से हमारी आज की राशि यानी कि मिथुन राशि जन्म लेती है। नमस्कार, टीम कॉस्मो में आपका स्वागत। आज हम सिर्फ एक राशि को नहीं समझेंगे, हम आज सृष्टि का तीसरा नियम समझेंगे। जैसे पिछले दो पाठों में आपने समझा, मेष ने पहली चिंगारी दी और वृषभ ने उस चिंगारी को आधार दिया, लेकिन अब भी सृष्टि अधूरी है। क्यों? क्योंकि अभी तक सब कुछ अपने अपने ही स्थान पर है। अभी एक का दूसरे से कोई संबंध नहीं बना। ध्यान देना, अगर बीज धरती के अंदर से कुछ ना ले तो क्या वह अंकुरित हो पाएगा? और अगर पेड़ सूरज की रोशनी कोई ना ले तो क्या वह बड़ा हो पाएगा? ठीक वैसे ही जैसे आप हवा से सांस लेते हैं, अगर सांस ही ना ले तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? जीवन रखा नहीं जाता, जीवन को चलाया जाता है। और उसे चलाने वाली सबसे पहली शक्ति है आदान प्रदान की शक्ति। क्या आपने कभी सोचा है आप जीवित क्यों हैं? क्योंकि आप श्वास लेते हैं या क्योंकि आप श्वास का आदान प्रदान करते हैं? भाई, आप ऑक्सीजन लेते हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना। वैसे ही पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्या यह सिर्फ विज्ञान है या जीवन का एक बहुत गहरा नियम है? नियम यह है कि जीवन चलता है क्योंकि आदान प्रदान चलता है। अब एक बार मधुमक्खियों को सोचिए, वे फूल से रस लेती हैं, लेकिन सिर्फ लेती नहीं है, वह पराग भी पहुंचाती हैं। फूल उसे भोजन देता है तो मधुमक्खी उसे अगली पीढ़ी देती है। दोनों ही एक वक्त पे ले भी रहे हैं और दे भी रहे हैं, और यही जीवन का नियम है। एक बहुत रोचक बात देखना है यहाँ पर। हम सोचते हैं कि जीवन का नियम प्रतिस्पर्धा है यानी कि कंपटीशन है, लेकिन क्या सचमुच? अगर प्रकृति में कोई भी किसी से कुछ ना ले और किसी को कुछ ना दे तो क्या जीवन चल पाएगा? क्या जीवन बच पाएगा? नहीं। जीवन की जड़ संघर्ष से पहले संयोग चाहती है, और संयोग की जड़ आदान प्रदान से चलती है। प्राचीन ग्रंथों में मिथुन राशि को राशि चक्र की तीसरी राशि कहा गया है और इसे वायु तत्व की राशि बताया गया हो। यही राशि सबसे पहली द्विस्वभाव राशि है और इसका स्वामी बुध है। और ये सारी बातें हमें विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में जैसे बृहद पराशर होगा शाख, बृहद जातक, सरावली, फल दीपिका, जातक पारिजात आदि में मिलती हो। लेकिन ध्यान रखना, शास्त्र में तथ्य बताते हैं। अब हम आपसे प्रश्न पूछते हैं, मिथुन राशि को वायु तत्व क्यों मिला और बुध ही इसका स्वामी क्यों है और ये द्विस्वभाव ही क्यों है? इन तीनों का आंसर एक ही सिद्धांत में छिपा है। लेकिन उससे पहले एक और बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी। कल्पना करो, दुनिया में भाषा ही ना हो, क्या व्यापार हो पाएगा? क्या विद्यालय बनेंगे? क्या विज्ञान आगे बढ़ पाएगा? क्या शास्त्र हजारों वर्ष बाद हम तक पहुंच सकेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ज्ञान तभी जीवित रहता है जब वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सके। यही मिथुन राशि का पहला सिद्धांत है। मिथुन सिर्फ बात करना नहीं है, मिथुन चलती हुई जानकारी है, मिथुन चलता हुआ ज्ञान है, मिथुन चलता हुआ संबंध है।
और मिथुन ही चलती हुई चेतना भी है। हम लोग मिथुन को पहला आदान प्रदान कहते हैं। क्यों? क्योंकि सृष्टि में जब तक सिर्फ अस्तित्व है वह शांत रहे, लेकिन जिस भी क्षण दो अस्तित्व ने एक दूसरे को छूना शुरू किया, उसी समय ज्ञान जन्म लेगा, भाषा जन्म लेगी, व्यापार जन्मेगा, समाज जन्मेगा, गुरु शिष्य परंपरा जन्मेगी, सभ्यता जन्म लेगी। ध्यान देना, मिथुन सिर्फ दो लोगों की बातचीत नहीं है। मिथुन पूरे ब्रह्मांड में चल रहे हर आदान प्रदान का सिद्धांत है। जहां दो के बीच कुछ चलना शुरू होता है, वहीं मिथुन का सिद्धांत प्रकट हो जाता है। आज अपने साथ एक बात लेकर जाइएगा। मिथुन का अर्थ केवल बातचीत नहीं है। मिथुन वह सिद्धांत है जो दो अस्तित्वों के बीच में ज्ञान, ऊर्जा, सूचना, अनुभव और जीवन के आदान प्रदान को संभव बनाता है। अगर संसार में सब कुछ हो लेकिन कुछ भी एक स्थान से आगे ना बढ़े तो क्या होगा? जैसे बारिश हो लेकिन बादल चले ही नहीं, फूल खिले लेकिन पराग एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचे ही ना, ज्ञान हो लेकिन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ना पहुंच सके, क्या जीवन आगे बढ़ पाएगा? जवाब है नहीं बढ़ पाएगा। जीवन केवल बनने से नहीं चलता, जीवन चलते रहने से चलता है। और जो चीज जीवन को चलाती है उसे ऋषियों ने मिथुन का रूप दिया है। अपने शरीर को देखिए, आपका मस्तिष्क हर सेकंड करोड़ों संकेत भेजता होगा, हर एक का भेजता है। अगर ये संकेत हाथ तक ना पहुंचे तो क्या हाथ उठ पाएगा? अगर आंखें चित्र देखें लेकिन जानकारी मस्तिष्क तक ना भेजे तो क्या आप उसे समझ पाएंगे? अगर दिल रक्त को भेजना बंद कर दे तो क्या शरीर जीवित रह पाएगा? ध्यान देना, शरीर का हर अंग अपने आप में पूर्ण है, लेकिन जीवित तभी है जब वे दूसरे से जुड़कर आदान प्रदान कर रहे हो। अब इसी सिद्धांत को समाज में देखते हैं। एक किसान अन्न उगाता है, एक बुनकर कपड़ा बनाता है, वहीं एक शिक्षक ज्ञान देता है, एक डॉक्टर स्वास्थ्य देता है। अगर ये सभी अपना अपना कर्म अपने अपने तक ही सीमित रखें तो क्या समाज आगे बढ़ सकता है? नहीं, समाज आदान प्रदान पर खड़ा है। अब एक रोचक बात समझ रहे, हमने बचपन से सुना है ज्ञान ही शक्ति है, लेकिन क्या केवल ज्ञान ही पर्याप्त है? अगर वैदिक काल के ऋषियों ने ज्ञान को केवल मन में ही रखा होता, लिखा ना होता, तो क्या आज हम तक पहुंच पाता? क्या हम उसे पढ़ पाते? अगर गुरु अपने ज्ञान को शिष्य को नहीं देगा तो क्या परंपरा चल पाएगी? ध्यान देना है, ज्ञान से पहले ज्ञान का प्रवाह आवश्यक है, और यही मिथुन का वास्तविक क्षेत्र है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। शास्त्रों में मिथुन को वायु तत्व की राशि कहा गया है, लेकिन ऋषियों ने इसे जल तत्व क्यों नहीं कहा? भाई जल भी तो बहता ही है, फिर वायु हुई क्यों कहा? ध्यान से सोच, जल केवल वहीं बह सकता है जहां उसके नीचे मार्ग हो, लेकिन वायु वायु तो हर दिशा में पहुंच सकती है ना। वायु की कोई सीमा थोड़ी होती है, वायु सबको छू सकती है। सुगंध भी वायु से आती है, ध्वनि भी वायु से आती है, सांस भी वायु से चलता है। ध्यान देना, वायु सिर्फ गति नहीं है, वायु संपर्क का माध्यम भी है। इसीलिए मिथुन वायु तत्व है। अब एक और सवाल यहाँ उठता है, बुध मिथुन राशि का स्वामी क्यों है? आमतौर पर लोग अक्सर कहते हैं बुध बुद्धि का ग्रह है, लेकिन अगर केवल बुद्धि ही होती और भाषा ना होती तो क्या होता? अगर विचार होते लेकिन उन्हें व्यक्त करने की क्षमता ना होती तो क्या होता? और अगर प्रश्न होते लेकिन उत्तर ना पहुंचते तो क्या होता? बुद्धि सिर्फ अंदर होती है, बुध उसे बाहर लेकर आता है। बुध
विचारों को शब्द बनाता हो, शब्द को समझना बनाता है, समझ को ज्ञान बनाता है। और यही कारण है कि बुद्ध केवल बुद्धिमता नहीं है, समझ को यात्रा कराने वाला सिद्धांत है। हमारे दृष्टिकोण के अनुसार मेष अगर ऊर्जा को जन्म देता है तो वृषभ उस ऊर्जा को स्थिर करता है और मिथुन उस ऊर्जा को चलाता है। ऊर्जा चलती है, ज्ञान चलता है, व्यापार चलता है, भाषा चलती है, संस्कृति चलती है, यहाँ तक कि प्रेम भी चलता है। ध्यान देना, जो रुक गया वह समाप्त होने लगा, जो चलता रहा वो विकसित होता रहेगा। यही मिथुन का सिद्धांत है। बहुत सारे विद्यार्थी ज्योतिष में मिथुन देखते ही कहते हैं यह व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलने वाला होगा, या कुछ कह देते हैं तो इस व्यक्ति का दोहरा स्वभाव होगा। ये बातें काशी को बहुत छोटा बनाती हैं। मिथुन व्यक्ति की आदत नहीं है, मिथुन सृष्टि का एक नियम है। जहां दो के बीच कुछ चल रहा हो वहां मिथुन कार्य कर रहे। अब इसको जीवन में कैसे देखें, तो इसके लिए आप आज जब भी किसी से बात करें तो एक बात का ध्यान रखें, क्या मैं सिर्फ अपनी बात कह रहा हूं या वास्तव में कुछ ले भी रहा हूं और कुछ दे भी रहा हूं। क्योंकि सच्चा संवाद हमेशा दो दिशाओं में चलता है। बात है कि यही बात कुंडली में कैसे दिखाई देती है, तो इसके लिए सिर्फ एक प्रश्न से सीखेंगे। जब भी किसी भाव में आप मिथुन राशि को देखते हैं तो अपने आप से सवाल करिएगा, जीवन यहाँ किस प्रकार का आदान प्रदान स्थापित करना चाहता है। उत्तर अभी मत खोजिएगा, सिर्फ प्रश्न को अपने तक जीवित रखिए। अब आज की एक महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूँ। मिथुन का अर्थ केवल बोलना नहीं है। मिथुन वह सिद्धांत है जो जीवन में ऊर्जा, विचार, सूचना, अनुभव और ज्ञान के प्रवाह को संभव बनाता है। अब कुछ सवाल बनते हैं यहाँ पर। अगर हर व्यक्ति केवल अपनी ही बात करे और दूसरे की किसी बात को ना सुने तो क्या होगा? दूसरा सवाल, अगर हर देश केवल अपना ही हित सोचे तो क्या होगा? वहीं अगर शरीर का हर अंग केवल अपने लिए काम करे तो क्या शरीर जीवित रह सकता है? इन तीनों का जवाब है नहीं। ध्यान देना, आदान प्रदान केवल देना नहीं है और आदान प्रदान केवल लेना भी नहीं है। आदान प्रदान तो संतुलित बैलेंस्ड प्रवाह है और यहीं पर मिथुन का सबसे गहरा रहस्य छुपा है। एक नदी सिर्फ पानी लेकर नहीं चलती, वह साथ में मिट्टी भी लाती है, खनिज भी लाती है, जीवन भी लाती है। वैसे ही एक पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देता, वह छाया भी देता है, कुछ फल भी देता है, बीज भी देता है। ठीक वैसे ही एक गुरु सिर्फ ज्ञान नहीं देता, वह सोचने का दृष्टिकोण भी देता है। वैसे ही एक विद्यार्थी सिर्फ सुनता नहीं है, वह प्रश्न भी कर रहा होता है। ध्यान देना, जहाँ दोनों दिशाओं में प्रवाह हो वहीं वास्तविक आदान प्रदान होता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ देखेंगे। अधिकतर लोग मिथुन को द्विस्वभाव राशि कहते हैं और यहीं सबसे बड़ी गलतफहमी शुरू होती है। बहुत सारे लोग इसके अलग अलग मतलब निकालते हैं। कुछ कहते हैं दो चेहरे हैं, कुछ कहते हैं अस्थिर व्यक्ति होगा, कुछ कहते हैं निर्णय नहीं ले पाता होगा। क्या ऋषि इतने छोटी बात कहना चाहते थे? मुझे ऐसा नहीं लगता। प्राचीन ग्रंथों में मिथुन को द्विस्वभाव राशि को जरूर कहा गया है, लेकिन ये शास्त्रीय वर्गीकरण है। यहाँ हम रुकते हैं, हम अपना प्रश्न रखते हैं, द्विस्वभाव क्यों कहा? तो कल्पना करके देखिए, अगर आप एक पुल पर खड़े हैं, पुल किसका है? केवल एक तरफ के किनारे का है या फिर दूसरी तरफ के किनारे का है? नहीं, पुल दोनों का है, क्योंकि उसका काम जोड़ना है। ऐसे ही अब एक दुभाषीय को देखते हैं जिसको ट्रांसलेटर कहते हैं। वह दो भाषाएं जानता है ताकि दो लोग
एक दूसरे को समझ सके। ऐसे ही अब एक शिक्षक को देखो, उसे विषय भी समझना होता है और विद्यार्थी की समझ भी, तभी तो शिक्षा संभव हो पाएगी। ध्यान देना, दो दृष्टियों को जोड़ने की क्षमता, यही द्वि स्वभाव का गहरा अर्थ हो सकता है। तो अब यहाँ पर एक और प्रश्न उठ जाता है, बुद्ध इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि हर प्रश्न दो चीजों से बनता है, या तो जो मैं जानता हूं या फिर जो मैं नहीं जानता हूं। इन दोनों बातों के बीच में जो एक पुल बनता है ना, वही सीखना है। इसीलिए प्रश्न पूछना भी मिथुन है और उत्तर खोजना भी मिथुन है। संदेह करना भी मिथुन है, तुलना करना भी मिथुन है। क्योंकि हर जगह दो बिंदुओं के बीच में कुछ आदान प्रदान चल रहा है। और अब जो मैं कहने आपसे जा रहा हूं वह शास्त्रों में नहीं लिखा है, लेकिन हमारा दृष्टिकोण, हमारे अनुसार मिथुन केवल सूचना का प्रवाह नहीं है, मिथुन जिज्ञासा का जन्म है। सोच कर देखिए, जब पहली बार किसी ने पूछा होगा ऐसा क्यों, तभी तो ज्ञान आगे बढ़ा होगा ना। जब पहली बार किसी ने दूसरे की बात सुनने का निर्णय लिया होगा, तभी तो सभ्यता आगे बढ़ी होगी। और जब पहली बार गुरु ने शिष्य से कहा होगा तुम क्या सोचते हो, तभी तो शिक्षा जन्म ली होगी। इसीलिए हमारी दृष्टि में मिथुन प्रश्न और उत्तर के बीच का जीवित पुल है। बहुत से विद्यार्थी मिथुन को देखते ही केवल बोलने की क्षमता है बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं बुद्धिमत्ता की बात करते हैं, लेकिन अगर जिज्ञासा ही ना हो तो बुद्धि किस काम की? अगर प्रश्न ही ना हो तो उत्तर कहाँ से आएंगे? ध्यान देना, मिथुन का केंद्र उत्तर नहीं है, मिथुन का केंद्र प्रश्न है। चलिए आज एक प्रयोग करिएगा, किसी एक व्यक्ति से एक ऐसा प्रश्न पूछेगा जो आज तक आपने नहीं पूछा हो, और उसके उत्तर देते समय बीच में मत टोकिएगा, सिर्फ सुनिएगा। फिर अपने आप से अपने अंदर पूछिएगा, क्या आज मैं कुछ नया समझ पाया? अगर आपको जवाब हाँ मिला तो समझिएगा आज मिथुन राशि आपके भीतर कार्य कर रही थी। चलो अब यही बात कुंडली में कैसे देखते हैं, एक प्रश्न से समझोगे। जब भी किसी भाव में आप मिथुन राशि को देखें तो अपने आप से एक सवाल करिएगा, जीवन यहाँ क्या जोड़ना चाहता है, या जीवन यहाँ किस प्रकार के आदान प्रदान से विकास चाहता है। यही प्रश्न आपको आगे पूरी श्रृंखला में पूरे राशि चक्र को समझने में काफी सहायता करेगा। अब अगर आज की पूरी क्लास में आप एक बात केवल अपने साथ लेकर जाए तो यह रहेगी कि मिथुन का अर्थ केवल दो लोग नहीं है। मिथुन वह सिद्धांत है जो दो अस्तित्वों के बीच में ऊर्जा, विचार, ज्ञान, अनुभव और समझ के प्रवाह को संभव बनाता है। आज अपनी डायरी में जीवन के ऐसी 5 जगह लिखिए जहां आदान प्रदान रुक जाए तो पूरा तंत्र रुक जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे सांस, परिवार, विद्यालय, व्यापार, प्रकृति। और फिर लिखिएगा मैं उनमें क्या देता हूं और उनसे क्या लेता हूं। हाँ, इन उदाहरण के अलावा अगर आप ढूंढ के लेके आए तो वो और भी बढ़िया रहेगा। अब तक आपने देखा सृष्टि में शुरुआत हो चुकी है, आधार बन चुका है, और अब तो आदान प्रदान भी शुरू हो गया। शुरुआत किसने करी? मेष राशि ने। आधार किसने बनाया? वृषभ राशि ने। तो अब आदान प्रदान शुरू करवाया मिथुन राशि ने। लेकिन केवल क्या आदान प्रदान से जीवन सुरक्षित रह सकता है? जब जीवन आगे बढ़ता है तो उसे सबसे पहले किस चीज की आवश्यकता होती है? आश्रय की। और यहीं से जन्म लेती है हमारी चौथी राशि यानी कि कर्क राशि, जिसे हम करेंगे अगले पाठ में। ट्रेन को जानिए, क्योंकि ज्योतिष यहीं से शुरू होता है। नमस्कार।